हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनका अध्याय नंबर 1 जनन कंप्लीट हो चुका है। उसमें लेसन के अंदर आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पेड़ पौधों के अंदर लैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है, क्योंकि जैसा कि आपको जानकारी है कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक का हम आसानी से अध्ययन जीव जंतुओं के अंदर कर सकते हैं, किंतु लैंगिक प्रजनन का अध्ययन हम केवल पेड़ पौधों के अंदर कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, जिससे हम लैंगिक जनन के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उन पर विभिन्न प्रकार के ही फूल लगे हुए देखते हैं। फूल को देखते ही जैसे हमारे चारों तरफ एक अच्छा सा माहौल बन जाता है और हम जो हैं पेड़ पौधों की तरफ बहुत अधिक आकर्षित होते हैं, फूलों की तरफ बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। और फूलों की तरफ आकर्षित होने का मात्र एक कारण है, क्योंकि वो कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है। ये हमें जानकारी है कि पेड़ पौधों का जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन संबंधित जो अंग है वो फ्लावर होता है, फूल होता है। फूल ही लैंगिक जनन, फूलों के अंदर ही लैंगिक जनन पेड़ पौधे करते हैं। इसलिए हम जो हैं फूलों की तरफ अच्छे ढंग से आकर्षित होते हैं। और एक बात ये भी निश्चित होती है कि ये हमें ये भी सुनिश्चित करता है कि सबसे पहले पेड़ पौधे पर फूल आता है, फूल से फल आता है और फल से ही बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम जो अध्ययन करेंगे वो पेड़ पौधे जो आवर्तबीजी पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जो आने वाले पुष्प हैं उसमें कौन कौन से लैंगिक परिवर्तन आते हैं, इनका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। दूसरे अनावर्तबीजी जो पौधे हैं उनके अंदर जो अलैंगिक जनन के कारण अंतर आते हैं, चेंजिंग आते हैं जीवन में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इससे आगे जो चलता है आवर्तबीजी पुष्प आवर्तबीजियों का एक आकर्षक अंग है। इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो पुष्प है वो एक अत्यधिक आकर्षक करने वाला अंग है, जिससे मनुष्य उसकी तरफ आकर्षित होता है। और ये पुष्प जो है हमारे जीवन में, फूल जो है हमारे जीवन में और भी अत्यधिक मात्रा में काम में आया जाता है। कुछ सामाजिक काम में आते हैं, कुछ सांस्कृतिक काम में आते हैं, धार्मिक में आते हैं, अनुराग के समय आते हैं, प्रसन्नता में आते हैं, शोक में काम आते हैं। अर्थात फूल या पुष्प हमारे जीवन के अंदर कई ऐसे समय आते हैं जिसमें हम जो हैं अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए, अपने विचारों को एक तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए हमें पुष्प की या फूलों की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक ये हमारे पूजा के स्थान पर ये काम आते हैं, श्रृंगार में काम आते हैं। तो हम इसका मतलब ये है कि हम कई स्थानों से, कई अपने जीवन के कई पड़ाव हमारे ऐसे हैं जो हम पुष्पों से जुड़े हुए होते हैं। अधिकतर पुष्प जो हैं हम अपने घर के आसपास भी उगाते हैं। जगह की स्थिति को देखते हुए बगीचे तैयार किए जाते हैं। इस तरीके से हम अपने ऐसे बहुत से पेड़ पौधे अपने आसपास, अपने परिवार के अंदर जो हैं तैयार करते हैं, जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान भी उपयोग किए जाते हैं। इस तरह मनुष्य का जो जीवन है वो हर प्रकार से फूलों से जुड़ा हुआ होता है और जीवन में ये काम आने वाली चीज़ें होती हैं। और एक तरीके से जैसे पुष्पों की खेती, हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की खेती करते हैं, अनाज की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। इसके साथ साथ बहुत से किसान जो हैं फूलों की भी खेती करते हैं, जिसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर।
फूलों की खेती करने, चाहे उसमें गुलाब हैं, गेंदा हैं, सूरजमुखी हैं, ऐसे हम बहुत से हैं। सूरजमुखी का तेल जो की खेती होती है उसका तेल निकाला जाता है, और गेंदा के पुष्प हों या जो हैं गुलाब के हों, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हर जगह सुख दुख प्रसन्नता अनुराग शोक में जो है काम आने वाली चीज़ें हैं। इसके साथ ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि पुष्प जो है पेड़ पौधे का जनन भाग है, अर्थात जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है वो पौधे पर आने वाले पुष्प के अंदर ही होती है। इस बात को हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, और विभिन्न प्रकार के पुष्पों के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं इनका भी आप जो हैं वीडियो में देख रहे होंगे। इनका अध्ययन हम 11वीं क्लास में कर चुके हैं, 12th में नहीं 11वीं क्लास में कर चुके हैं। आप नीचे देख रहे हैं अंडाशय होता है, अंडाशय के ऊपर बाह्य दल होते हैं, तंतु, परागकोश, पकुंडी, वर्तिकाग्र और वर्तिका। कहने का मतलब ये है कि पुष्प के अंदर ही जो पौधे के का जनन भाग स्थित होता है। इसमें अंडाशय मादा जनन भाग है, परागकोश के ऊपर जो पराग कण हैं पुंकेसर, जिसको हम तंतु से जो है प्रदर्शित करते हैं, ये इसके एक प्रकार से मादा नर जनन अंग है, और अंडाशय इसका मादा जनन अंग है। तो इस प्रकार हम पुष्प की रचना को देखते हुए कह सकते हैं कि पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों जनन भाग होते हैं, और इन्हीं में ही जो है निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन आप पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 में कि निषेचन की क्रिया होती है। जब आपको लैंगिक जनन के बारे में बताया गया था तो ये बताया गया था कि लैंगिक जनन के लिए 2 जनक विपरीत जनकों का होना आवश्यक है। जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, जिसमें नंबर 1 मेल, नंबर 2 फीमेल, अर्थात नर और मादा। नंबर 2 जो इनसे उत्पन्न संतति होती हैं, संतानें पैदा होती हैं, वे अपने माता पिता से के मिलती जुलती होती हैं, कुछ भिन्न भी हो सकती हैं। तो ये लैंगिक जनन इतना हम अध्ययन लेसन नंबर 1 में कर चुके हैं। इसी प्रकार जैसे आप पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, तो पुष्प के अंदर मादा जनन अंग भी होंगे और नर जनन अंग भी होते हैं। दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही पुष्प के अंदर होते हैं। इससे आगे जब हम चलेंगे तो सबसे पहले जो अध्ययन करना होता है निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, कि निषेचन क्रिया होने से पहले पेड़ पौधों के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं और कौन कौन से परिवर्तन पैदा हो जाते हैं, ये आप बच्चों को जानकारी होना आवश्यक होता है। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। जिस प्रकार बच्चा जब छोटा होता है तो वो एक प्रकार से जो है अवयस्क होता है, अनमैच्योर होता है, किंतु धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ परिवर्तन आते हैं, चेंजिंग होते हैं, कुछ शरीर में जो है चेंजिंग आ जाते हैं। उससे जो है हम उस बच्चे को एक निश्चित आयु के बाद वयस्क मान लेते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे का है, जब पौधे छोटे होते हैं तो वो एक तरीके से पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, किंतु एक निश्चित समय के बाद जब वो विकसित हो जाते हैं, उन पर पुष्प आने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें कुछ हार्मोन और कुछ संरचनात्मक परिवर्तन इस प्रकार से आते हैं कि जिससे वो लैंगिक जनन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की रचनाएं पेड़ पौधे के ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो पुष्प में जो नर भाग होता है उसको पुमुंग या पुंकेसर कहा जाता है। पुष्प का जो नर भाग है, नर जनन अंग है, उसको हम पुंकेसर कहते हैं, और जो पुष्प का मादा जनन भाग है उसको हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 संरचनाएं पुष्प के अंदर दिखाई देती हैं। जो मेल हैं वो पुंकेसर के नाम से पुंकेसर कहते हैं, जो फीमेल हैं उनको हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो अब आप सभी बच्चों को जानकारी हो गई होगी कि जो नर भाग है उसको पुंकेसर, जो मादा भाग है उसको जायांग
के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये निषेचन से पूर्व की घटनाएं हैं कि निषेचन क्रिया से पहले कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिसमें पुष्प के अंदर मेल और फीमेल जो जनन अंग हैं वो तैयार हो जाते हैं। मेल को पुंकेसर कहा जाता है, फीमेल को जायांग कहा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे पुंकेसर कि पुंकेसर किसे कहते हैं या पुंकेसर के कार्य क्या हैं, पुंकेसर की पहचान कैसे होगी। सबसे पहले हम पुंकेसर का ही अध्ययन करते हैं। तो पुंकेसर के में जो हैं 3 भाग होते हैं। नंबर 1 परागकोश, नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 संयोजी, नंबर 3 पुतंतु, फिलामेंट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एंथर परागकोश, संयोजी कनेक्टिव और पुतंतु फिलामेंट, ये 3 भाग जो हैं पुंकेसर के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें पराग कण जो हैं इसके अंदर भरे हुए होते हैं। जो परागकोश है, परागकोश के अंदर पराग कण भरे हुए होते हैं। बुक्स तो सभी बच्चों के पास होगी। वीडियो के साथ साथ बुक्स का होना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए आप अपने साथ बुक्स रखें और उसके साथ ही अध्ययन करें। तो परागकोश, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पुंकेसर है, नर जनन भाग जो है वो उसके अंदर जिसको पुंकेसर कहा जाता है 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पुंकेसर, नंबर 2 परागकोश, दोबारा रिपीट करेंगे। जो हमारा पुंकेसर है, जो नर जनन भाग है पुष्प के अंदर, उसमें 3 भाग होते हैं। नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 संयोजी, नंबर 3 फिलामेंट्स। परागकोश के अंदर परागकण भरे हुए होते हैं जिनको इंग्लिश में पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। यही परागकोश जो इसकी बाह्य त्वचा होती है, उस बाह्य तो एक निश्चित अवधि के बाद धीरे धीरे बीजाणुजनन कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं और एक प्रकार से भित्तीय कोशिका का निर्माण करते हैं। भित्तीय कोशिका, ये भित्तीय कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 3, 4 या 5 बीजाणुजनन कोशिकाओं के चारों ओर बनती जाती है। जो बाह्य त्वचा के नीचे का भाग होता है उसको अंतःभित्ति अर्थात एंडोथेलियम कहा जाता है। जो मोटी भित्ति होती है परागकोश के फटने वाले स्थान पर, जैसे ही ये भित्ति फटती है, जिस स्थान से भित्ति फटती है उसको स्टोमियम कहा जाता है। जो एंडोथेलियल होती है, अंतःभित्ति जो होती है, वो 1 से 5 स्तर मिलकर जिसमें जो बने होते हैं वो सारे स्तर मिलकर के टेपिटम का निर्माण करते हैं। और ये इस प्रकार से विभाजन के द्वारा ये पराग मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। ये सभी मिलकर के जो कोशिका बनाते हैं उनको हम पराग मात्र कोशिकाएं कहती हैं। यही पराग मात्र कोशिकाएं आगे चलने के बाद एक निश्चित अवधि के बाद फटती हैं और विभिन्न प्रकार के विभिन्न मात्रा में जो परागकण निकलते हैं या लघु बीजाणु निकलते हैं वो जो हैं धीरे धीरे जायांग की तरफ आकर्षित होते हैं, जो इसका मादा भाग होता है। तो यहाँ जो हम अध्ययन कर रहे थे, यहाँ अध्ययन हमें पुंकेसर का करना था कि पुंकेसर की रचना कैसी होती है। चित्र में आप दिखाई दे रहे हैं, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। नीचे तंतु होता है, ऊपर परागकोश होता है और परागकोश के अंदर जो हैं वे परागकण भरे रहते हैं। इन परागकण की अपनी रचनाएँ होती हैं। इसी प्रकार से ये परागकोश जब फटता है तो इससे परागकण निकल करके उसी पुष्प पर एक चिपचिपे पदार्थ से चिपक करके और ये जायांग के अंदर पहुंचते हैं, जो मादा का जनन भाग, जो पुष्प का जनन भाग होता है। इस तरीके से ये जो हैं प्रक्रिया चलती है। तो ये अभी हमने अध्ययन किया है पुंकेसर का, पुंकेसर का अध्ययन किया है। और ये पुंकेसर जो हैं पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जायांग।
स्त्री केसर या जिसको गुरु बीजाणुधानी या भ्रूणकोश कहा जाता है। दूसरा जो है स्त्री केसर या गुरु बीजाणुधानी या भ्रूणकोश जिसको कहते हैं, ये या जायांग कहा जाता है। ये पुष्प का जो है मादा भाग होता है।